सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे लीगल एक्सपर्ट्स की नई वीडियो में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक है कंपनी लॉ से संबंधित। बीते कुछ दिनों एक नई खबर आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने आरबीआई का अप्रूवल भी मैंडेटरी कर दिया है किसी भी प्रकार का मर्जर अमेलगमेशन कंपनीज लॉ के तहत। एक बार खबर पढ़ते हैं, फिर इसके विश्लेषण की ओर चलेंगे। खबर कहती है, गवर्नमेंट मैंडेट्स आरबीआई अप्रूवल for mergers between foreign holding companies and Indian subsidiaries. The government has updated the Companies, Compromises, Arrangements and Amalgamations Act 2016, requiring that mergers between foreign holding companies and their wholly owned Indian subsidiaries must now receive prior RBI approval. ये खबर किसके लिए ज़रूरी है? ये खबर पहली बात तो उन नए स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरी है जो अपने आप को और बढ़िया करियर को देना चाहते हैं, या अपने स्टार्टअप को और नए आयाम पहुंचाने के लिए ये सोच रहे हैं कि वो स्टार्टअप जो थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा तो उसे कोई फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज करके या फिर उनका सहारा लेके हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बीते कई सालों में देखा गया है कि कंपनी शुरू होती हैं, फिर थोड़ा सा जब उनको पुश मिल जाता है वो अपना या तो मालिकाना हक कोई फॉरेन कंपनी के नाम कर देती है, क्योंकि दूसरे देशों में कई रिलैक्सेशंस हैं कंपनी लॉज में, या फिर वो खुद अपना जो हेडक्वार्टर्स या बेस है उसे विदेशों में शिफ्ट कर देते हैं। और ऐसा कई कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं भारत में जो कि पूरी तरह रन कर रही हैं, जो कि बहुत ही नामी कंपनीज़ हैं, मगर इनका अगर आप सर्च करेंगे ओनरशिप या इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह के बारे में तो ये आपको फॉरेन कंट्रीज़ में मिलेंगे। तो इसको लेके गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्ज़र्व करा कि अगर ऐसा होता रहा फ्लाइट ऑफ कंपनीज़ तो ये आने वाले समय में कॉर्पोरेट जगत के लिए और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा। और पढ़ते हैं खबर में क्या लिखा है। These new regulations specially apply to mergers where a foreign company transfers the assets to an Indian subsidiary. According to the Ministry of Corporate Affairs, both entities involved must secure RBI approval before proceeding. Additionally, the Indian company must adhere to the requirements of Section 233 of Companies Act, जो कि हम जानते हैं कि Section 233 मर्जर्स को लेके बात करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि Section 233 में भी फास्ट मर्जर्स की बात करी है, मार्केट को देखते हुए कैसे समय रहते आप मर्जर्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कंपनीज लॉ के आधार पे। इसी को लेके बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आर्टिकल था, इकोनॉमिक टाइम्स में भी था, और हर किसी का अपना एनालिसिस था। हम एक ओवरऑल जो हमने जो सोचा और जितना हमारा आइडिया निकल पाया है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे इम्पैक्ट किससे होने वाला है? ये मुख्य इम्पैक्ट तो देखिए स्टार्टअप्स का स्टार्टअप्स को होने वाला है और छोटी कंपनीज़ को, मेन स्टार्टअप्स को होने वाला है। क्यों? बीते कुछ सालों में रिवर्स फ्लिपिंग नाम की एक टेक्निक देखी गई है बाजार में। रिवर्स फ्लिपिंग क्या है? रिवर्स फ्लिपिंग, in recent years many Indian startups had been moving their headquarters abroad to access global funding more easily. अब आपको अपने स्टार्टअप को नए आयाम पे पहुंचाना है तो आपको फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, और सबसे बड़ी बात सिर्फ फंडिंग की भी नहीं है, आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल हैंड चाहिए जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल प्लेयर्स के पास बेहतर होता है। These new rules could make reverse flipping more complex by requiring stricter regulatory checks. अब जो काम पहले कंपनीज लॉ के आधार पे ही और इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ ही हो जा रहा था, उसमें एक और नया दरवाज़ा ऐड कर दिया गया है। उस दरवाजे का नाम है आरबीआई। अब आपको सिर्फ कंपनी लॉ ही नहीं, साथ साथ में आरबीआई को भी इस कॉन्फिडेंस में लेके अब ये मर्जर या फॉरेन मूवमेंट करना पड़ेगा। इसका जो थोड़ा सा विरोध ये हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक ओवरसाइट का माहौल बना देगा मार्केट में। टाइटर रेगुलेशंस, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस कभी भी मार्केट के फेवर में नहीं जाते हैं, ऐसा मैं अखबारों में जो है वो बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट और आरबीआई का ऐसा ओवरसाइट अगर मार्केट में रहेगा तो ये वैसे भी एक डिसअपॉइंटिंग रहने वाला है बाज़ार के लिए, ऐसा कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं। आगे बढ़ते हुए और एस्पेक्ट्स को देखते हैं।
तो यहाँ पे जिस एक्ट का ज़िक्र हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जिसमें ये अमेंडमेंट करा है वो है कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशंस एक्ट 2016। और अब कोई भी फॉरेन होल्डिंग कंपनी अपनी इंडियन सब्सिडी के साथ मर्ज होना चाहती है तो उसे पहले आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है, पहले ऐसे मर्जर्स कैसे हो रहे थे? पहले ऐसे मर्जर्स हो रहे थे आपके डायरेक्टली कंपनी लॉ से या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो नियम और शर्तें लगी हुई हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होता है बोर्ड मेंबर्स के थ्रू या XYZ तरीक़ों से। अब यहाँ पे एक और नया दरवाज़ा आ चुका है, वो है आरबीआई। दूसरा पॉइंट ये हो गया है। तीसरा क्या है कि अब इसके अलावा ये भी है, जो इंडियन सब्सिडी कंपनी होगी यहाँ जो यानी जो ट्रांसफरी कंपनी है, आसान भाषा में जो ट्रांसफरी कंपनी है, उसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 233 के रूल्स तो भी फॉलो करना होगा। और सेक्शन 33 फास्टैग मर्जर्स के लिए भी हम जानते हैं कि सेक्शन 233 में फास्टैग मर्जर्स का भी जिक्र करा है, जो कि स्पेशली पहले स्मॉल कंपनीज के लिए हुआ करता था, अब वो स्टार्टअप्स में भी लागू करा जाएगा। आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट इसमें हमारे मतलब के। अब इसका देखिए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यही होगा कि जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं या जो नई कंपनीज हैं जो सही चल रही हैं या फिर वो अपना एक पुश पा लेती हैं, फिर सोचती हैं कि हम थोड़ी सी जब हमको पुश मिल गया तो फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज करके और इसे नए आयाम पे पहुंचाते हैं, अब उनके लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और जो विशेषकर रिवर्स फ्लिपिंग कर रहे थे, रिवर्स फ्लिपिंग की नए दुबई, सिंगापुर या कोई अन्य देश में, मेजॉरिटी ये दुबई और सिंगापुर में ही ऑपरेट कर रहे थे। नए स्टार्टअप्स थे आपके, ये फॉरेन जाके उनकी एक्सपर्टीज़, उनका कैपिटल, उनकी फंडिंग और उनके साथ मिलके और बेहतर कर रहे थे, मगर ये भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो रहा था। अब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी जो अपने हेडक्वार्टर्स को फॉरेन कंट्रीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं या उनके लिए कुछ अब रेगुलेटरी ओवरसाइट रहेगा, तो उनकी चिंता का विषय है। हालांकि गवर्नमेंट कहीं पे भी ये इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं चाहती है कि मार्केट को डिमोरलाइज करे, बस ये रेगुलेटरी चेक्स हैं जो कि मार्केट में फ्लाइट और रिवर्स फ्लिपिंग जैसी चल रही प्रैक्टिसेस को रोके। वरना ऐसे तो भारत में कोई मतलब सिर्फ एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करके आगे अपना चले जाएंगे। आगे इसमें और कई एस्पेक्ट्स हैं, कई पॉइंट्स हैं, हमने इसको वेबसाइट में शॉर्ट में डाल भी दिया है, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। वेबसाइट में आपको इसका डिटेल ब्लॉग मिल जाएगा। तो इसमें वापस से अगर कंक्लूड करें तो इसमें 3 से 4 पॉइंट हमारे सामने आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या? रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसके माध्यम से गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एमालगमेशंस को अपने नियंत्रण में रख पाएगी, कहीं ना कहीं एक ओवरसाइट रख लेगी, जिससे वो अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट कर पाएगी। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। दिस रिक्वायरमेंट कैन प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द मर्जर प्रोसेस सच एज मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन। और अगर कोई भी कंपनीज किसी माध्यम से टैक्स इवेजन, जैसे मैं आपको बताया शुरुआत में कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का जो एक चलन इसलिए बन गया कि वहाँ पे कई नियम्स आपके रिलैक्सड हैं, कंपनी लॉज से लेके कॉर्पोरेट लॉज के। इसका कुछ सहारा लेके स्टार्टअप्स टैक्स इवेजन भी करते हैं, भारत में काम करेंगे, भारत में ऑपरेट करेंगे, मगर रिवर्स फ्लिपिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के ले जाएंगे। या फिर कुछ कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा घुमाने के लिए ऐसा काम करती हैं, ये भी अमूमन देखा गया है। तो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी देश के लिए भी मेंटेन रखना आरबीआई की जिम्मेदारी है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन को भी चेक करा जाए कि कुछ कंपनीज कहीं इसी प्रैक्टिस को तो नहीं अपना रही हैं कि हेडक्वार्टर्स वगैरह अपने फॉरेन कंट्री में डाल के भारत की मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और अपना 4 उंगलियां घी में करके आगे चलेंगी। अगला पॉइंट है सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट है। ये हम जानते हैं कि इससे देश का ही हित है। कंपनी अब गवर्नमेंट भी देख पाएगी कि कौन सी कंपनीज हैं जो किस कारण से बाहर जाना चाह रही हैं, कौन से मार्केट में से कौन से रिफॉर्म्स और लाने की ज़रूरत है जो कि इनको यहाँ रोक सकती है। और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, द रेगुलेशंस कुड बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय इंश्योरिंग दैट ओनली वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रांसपेरेंट मर्जर्स आर अलाउड। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर आएगा। तो इसमें यही कुछ पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, मगर इसका जो नेगेटिव
या क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि मार्केट के कुछ ऐसे लीडर्स या इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स ये कहना चाह रहे हैं कि इससे कंपनीज को वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा ऑपरेट करने का जो पहले था। और जैसे कि हम जानते हैं मार्केट फ्रीली ऑपरेट करती है, अब कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी ओवरसाइट में आ जाएगी। तो आजकल इसमें इतना ही है, कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक को लेके। आप लोग जुड़े रहिए और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।